हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं हृदय की अनंत गहराइयों के साथ आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस अपने चैनल पे। तो इस पे आप लोग को पता ही होगा कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम लोग आदिकाल से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। एक दो वीडियो और आदिकाल पे होगा। इसके बाद हम लोग जो बढ़ चलते हैं सीधे भक्ति काल के अंतर्गत, उसके बाद रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। मैं सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। लगभग 13,000 से भी ज़्यादा प्रश्नों को श्रृंखला में लेकर आया हूँ। तो आप लोग वीडियो में साथ बने रहिए। और चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रोड़ा कवि हैं, ऑप्शन बी है उद्योतन सूरी जी हैं, या ऑप्शन सी दामोदर शर्मा जी हैं, या ऑप्शन डी ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आजकल के परीक्षाओं में सब रचनाकार के बारे में तो सब लोग याद कर ले रहे हैं, रचना किसकी एक रचनाकार हैं, लेकिन सन भी पूछ दे रहा है। एक दो प्रश्न आ जा रहा है ताकि कोई व्यक्ति उसको कर ना पाए, जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा वही कर पाए। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी रचनाएं हैं मैं उनके सन सहित मैं आप लोग को बताता चलूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? उद्योतन सूरी। क्या हो जाएंगे? उद्योतन सूरी की रचना क्या है? कुवलय माला है। यह जो है यह इसका समय काल कब था, कब यह रची गई? 9वीं सदी में रची गई। कब? उद्योतन सूरी के द्वारा। और उसकी भाषा क्या है? आदिकालीन राजस्थानी भाषा है। राउर बेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। क्या है? राउर बेल। मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ कि बेल का जो फल होता है इसको कहाँ फोड़ते हैं हम लोग? या तो शिला पे फोड़ते हैं, यानी शिलांकृत कृति है, या फिर रोड पे फोड़ते हैं। कब सर पे तो फोड़ेंगे नहीं तो सर ही फूट जाएगा। इसलिए ट्रिक के माध्यम से क्या हो जाएगा? राउर बेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। दामोदर शर्मा की कौन सी पुस्तक है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह क्या है? यह पहली बात है कि यह क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और यह है क्या? यह जो है व्याकरण ग्रंथ है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कौन सी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण प्लस रत्न दोनों को किन के पास है? ठाकुर जी के पास। यानी कि इससे वर्ण और रत्न से हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। उद्योतन सूरी इनकी रचना कुवलय माला में बता ही दिया हूँ। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा इनका सन भी बताना था ना। तो उक्ति राउर बेल जो है कब रची गई? राउर बेल रची गई 10वीं सदी में। 10वीं सदी में। दामोदर शर्मा द्वारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण कब रची गई? 12वीं सदी में। ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा वर्ण रत्नाकर कब रची गई? 14वीं सदी में। और उद्योतन सूरी वाला तो आप लोग देख ही रहे हैं 9वीं सदी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अद्दमाण की रचना क्या है? प्राकृत पेंगलम है, संदेश रासक है, या जयचंद प्रकाश है, या प्रबंध चिंतामणि है। इसका सही जवाब हो जाएगा संदेश रासक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? संदेश रासक इज द राइट आंसर। यानी कि अब जो संदेश कौन पहुंचाते हैं? अब्दुल चाचा, यानी कि अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान का उपनाम क्या है? अद्दमाण। यानी कि अब्दुल रहमान को हम लोग क्या अद्दमाण के नाम से भी क्या करते हैं? बुलाते हैं या पुकारते हैं। यानी कि दोनों नाम इन्हीं का है। देख कर कन्फ्यूजन ना होइएगा, क्योंकि एग्जाम वाले अब्दुल रहमान न देकर अद्दमाण दे देगा। प्राकृत पेंगलम यह किनकी रचना है? याकोबी ने सुमति को माने हैं कि यह सुमति की रचना है, तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी किनको माने हैं कि यह रचना किनकी है? यह रचना लक्ष्मीधर की कौन माने? एचपीडी के अनुसार लक्ष्मीधर की रचना है। दोनों लोग में क्या है? मतभेद है। यानी कि एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको माने हैं और याकोबी इनको माने हैं कि यह इनकी रचना है। जयचंद प्रकाश जयचंद मतलब क्या है? भटकते रहते हैं, यानी कि भट्ट केदार। जयचंद का मतलब होता है धोखेबाज। मैं बताता हूँ टिक के माध्यम से। भट्ट केदार की रचना है। प्रबंध चिंतामणि, भाई प्रबंध चिंतामणि किनकी रचना है? बताइए। प्रबंध चिंतामणि यानी कि चिंता करो भाई, प्रबंध करो मेरे भविष्य की। यानी किसको भाई? मेरे भविष्य की। मेरुतुंग। मेरुतुंग किसको भाई चिंता है? अपने भविष्य को। मेरे को है भाई, मेरे को है मेरुतुंग। यह किस सन में है? यह 1304 ईस्वी में रची गई। मेरुतुंग के द्वारा किसमें? 1304 में रची गई। जयचंद प्रकाश कब रची गई? 12वीं सदी में रची गई। और जो प्राकृत पेंगलम कब रची गई? 14वीं सदी में रची गई। और संदेश रासक कब रची गई? यह रची गई 13वीं सदी में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। बताइए। सरहपा, सबरपा, हेमचंद्र या स्वयंभू कौन है जो 8वीं सदी से रिलेटेड नहीं है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हेमचंद्र। हेमचंद्र 8वीं सदी के कवि नहीं है। क्यों पहले तो इनकी रचनाएं ही हम लोग देख लेते हैं। सरापा की रचना कौन सी है? दोहा कोश है। कौन सी रचना है? दोहा कोश। सबरपा की रचना कौन है भाई? शराब पीकर कितने पैर दिखाई देते हैं? 4 पैर, यानी चर्यापद इनकी रचना है। हेमचंद्र की कौन सी रचना है? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन है। और स्वयंभू की कौन सी रचना है? स्वयंभू की रचना पौमचरियु है। पौमचरियु। अब इनके देख लेते हैं। समय 8वीं पूछा है तो समय ही देख लेते हैं। 8वीं सदी से कौन? सरापा हैं। सरापा क्या है? 8वीं सदी से रिलेटेड है। यानी कि मैं सरापा का जन्म बताया हूँ 769, यानी 8वीं सदी हो गया ना, 8वीं सदी के हैं। हेमचंद्र 11वीं शताब्दी से रिलेटेड है। सबरपा जो है 8वीं सदी से रिलेटेड है, यानी कि यह जो 783 से लगभग है। स्वयंभू कब है? यह भी 8वीं सदी से रिलेटेड है, यानी कौन नहीं है? हेमचंद्र नहीं है। हेमचंद्र कब है? 11वीं शताब्दी से रिलेटेड है। पुष्पदंत, अगला प्रश्न आ गया। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? बताइए। ऋट्ठडेमी है, या फिर रण कुमार है, या पौमचरियु है, या भविष्यत कहा है? मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जहाँ भी ड़ आ जाएगा आप लोग हम लोग दंत से इसको बोलते हैं। ऐसा मतलब बोलते तो नहीं, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि ऋ कुमार क्या है, दंत से बोलने के लिए लायक ऐसा लगता है कि दंत से बोला जा रहा है। तो यकीन की रचना है, पुष्पदंत की रचना है। ऋट्ठडेमीचरियु किसकी रचना है? आप लोग बताइए। आप लोग बताइए। पौमचरियु किसकी रचना है? आप लोग बताइए। भविष्यत कहा किसकी रचना है? बताइए आप लोग। यह जो ऋट्ठडेमीचरियु या फिर इसी को अरिष्टनेमिचरित भी कहते हैं, यह स्वयंभू की रचना है। किनकी है? स्वयंभू की रचना है। अब पौमचरियु किसकी रचना है? यह भी स्वयंभू की रचना है। किनकी है? स्वयंभू की रचना है। भविष्यत कहा, यानी भविष्य के बारे में भाई क्या चाहिए हमें? धन चाहिए, यानी कि धनपाल। किनकी रचना है? धनपाल की है। तो आप लोग देख ही रहे, पुष्पदंत की एक ही रचना है। ऋ कुमारचरियु, इसमें एक ही रचना है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? बताइए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, या वर्ण रत्नाकर है, या राउरबेल है, या बसंत विलास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? वर्ण रत्नाकर। और वर्ण और रत्न दोनों किनके पास हैं? भाई ठाकुर के पास है, यानी कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनके पास क्या है? वर्ण और रत्न दोनों ठाकुर जी के पास। और यह कब रची गई? 14वीं सदी में रची गई है, मैं बता ही चुका हूँ। राउरबेल के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि हैं। कौन है? रोड़ा कवि। बेल कहाँ फोड़ते हैं हम लोग? या तो शिला पे या रोड पे। इस तरह ट्रिक बताएं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किनका है? दामोदर शर्मा का है। दामोदर। इतनी बार मैं आप लोग को ये सारी रचनाओं को बता दूंगा कि आप लोग को बिल्कुल याद हो जाए, कंठस्थ हो जाएगा, भूलेगा नहीं। अगला प्रश्न है, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पीछे छूट गया बसंत विलास किसकी रचना है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए। तब तक इस प्रश्न का उत्तर दें। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? यानी कौन सी रचना पहले रची गई? स्वयंभू और सरापा की अगर रचना आ जाए तो उसको सबसे पहले आप लोग लगाइएगा, उसके बाद ही किसी को रखिएगा। चल देखते हैं हम लोग। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार सरापा हैं। सरापा, यानी कि यहाँ पूछा क्या गया है कि रचना काल पूछा गया है ना, तो यह जो है कब रची गई? 8वीं सदी से। भाई सरापा रिलेटेड है तो 8वीं सदी में रची गई। श्रावका 4, यानी 4 आ गया तो क्या है? 4 देव, यानी कि देवसेन की रचना है। किनकी है? देवसेन की रचना है। और कब यह रची गई? यह रची गई 933 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, यानी कि 10वीं सदी की रचना है। 900 तो चल ही रहा है, 900 पूरा हो गया है और 10वीं में चल रहा है, यानी कि 10वीं सदी की रचना है। कब? 10वीं सदी की रचना है या 8वीं सदी की रचना है। संदेश रास्तक, संदेश कौन पहुंचाते हैं? अब्दुल चाचा या अद्दा माड़ कह सकते हैं, अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान का जो समय काल है वह कब है? 12वीं से 13वीं सदी। 12वीं से 13वीं सदी। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये सब कब है? 14वीं सदी में है, यानी 1323 ईस्वी में इसकी रचना हुई। तो इसको क्या हम लोग 13वीं सदी बोल सकते हैं। 13वीं सदी में, 1323 में है ना, तो यानी 14वीं सदी की यह रचना है।
तो इस तरह हम लोग लाइन से देख लेते हैं 8वीं 10वीं 12वीं 14वीं, यानी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए ही सही प्रश्न है। और दोहा कोश का संपादन किसने किया, इसका संपादन किसने किया यानी काट छाट किसने की, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए, मैं ट्रिक क्या बताया हूँ। कुमार लोग क्या करते हैं, सोम पीते हैं, पहली बात। यहाँ पे प्र आ गया तो आप लोग जानते हैं कि इसमें कहाँ प्र होगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा सोम प्रभ सूरी। यहाँ पे देखिए प्र आ गया तो प्र आ गया। और सोम मतलब होता है मदिरा। मदिरा कौन पीता है, जो राजा हुआ करते थे, कुमार लोग, यानी कि राजा के पुत्र लोग। प्रबंध चिंतामणि, भाई प्रबंध करो। और चिंता, चिंता किसको होती है भाई, मेरे को चिंता होती है, किसकी, अपने भविष्य की। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रबंध कर रहा हूँ, यानी कि मेरे से हो गया मेरुतुंग, कि हाँ मेरुतुंग है, बिल्कुल सामने मिल जाएंगे आपको मेरुतुंग, यानी मेरे को चिंता हो रही है अपने भविष्य के लेकर। कौन हो जाएंगे, मेरुतुंग। कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है बताइए। कुमारपाल चरित, यहाँ पे देखिए चरित में च लिखा है और यहाँ पे किस में च है, खोजिए च किस में है, च यहाँ पे आ गया। कुमारपाल चरित यानी कि हेमचंद्र सूरी, किनकी रचना है, हेमचंद्र सूरी की, हेमचंद्र की है। हमीर रासो, सारंगधर कहाँ गए भाई, हमीर रासो के, सारंगधर ही मिल गए 5वें नंबर पे। बच गए जगनिक, जगनिक किनकी रचना है, जगनिक परमाल रासो की है। जग गए, कौन जग गए, सती जी के पति यानी कि परमल सिंह, यानी कि परमाल रासो। या फिर इसी को क्या कहते हैं, आलाखंड, आलाखंड। इसमें क्या, इसमें किन्हें, आला और उदल नामक 2 वीरों के क्या है, वीरता का शौर्यता का वर्णन किया गया है। यानी कि पहले का 3 नंबर, पहले का 3 नंबर किसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिर भी वही सुमेलित फिर करना है। राठौरी रिख्यात किसकी रचना है, बैराट पुराण किसकी रचना है, पुष्पदंत किसकी रचना है, जिन्नदत्त सूरी किसकी रचना है। मेरे द्वारा दिया गया ट्रिक है, पहले उसको आप लोग अप्लाई करिए, उसके बाद जो बचा खुचा है थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, जो बचेंगे उनको मिला देंगे। पहले तो जिन्नदत्त सूरी, यहाँ दत्त आ गया, यानी संजय दत्त वाला याद है ना, संजय दत्त जिन्नदत्त। यहाँ धर्म नहीं दिया, नहीं तो स्थूली हो जाता। यहाँ पे दत्त दिया यानी कि रसायन, रसायन खोजिए, रसायन विज्ञान कहाँ गए, जिन्नदत्त सूरी, उपदेश रसायन, यानी कि यहाँ पे रसायन है, कहाँ पे, यहाँ पे रसायन है, इनकी रचना है। पुष्पदंत, दंत से हम लोग क्या करते हैं बताइए। पुष्पदंत की 3 रचनाओं के बारे में ही मैं बस बताया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बताया हूँ। किनको, पुष्पदंत की रचनाओं के बारे में। पुष्पदंत की रचना एक तो उत्तर पुराण हो जाएगा, यानी महापुराण कह सकते हैं इसको, यानी कि उत्तर पुराण हो जाएगा। और एक तो उदय कुमार है, एक महापुराण है, महापुराण को उत्तर पुराण भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इनकी रचना यह हो गई। और बैराट पुराण, देखते हैं बैराट पुराण। अगर आप लोग को ये 2 नहीं याद रहा, तब इसमें आप खोजिए, तीसरे का तीसरा, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यानी सीधे से मिल गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर इससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिला तो ये दत्त वाला तो कन्फर्म ही है, यह तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताया ही हूँ। यानी कि चौथे नंबर का दूसरा, चौथे का दूसरा सिर्फ इसी में है। देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढूंढना। अब 2 नहीं पता उससे क्या हमें मतलब, मिल गया। हम लोग परीक्षा हाल में बस इतना देख लेंगे, लगा कर चले आएंगे, सीधी सी बात। अगर नहीं आ रहा है इसको लेकर हम लोग तो बैठेंगे नहीं, एग्जाम हाल में समय बीतता चला जाएगा। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग लगा लीजिए आप लोग। ए का 5 नंबर, राठौड़ी रिख्यात किसकी रचना है, दयाल दास की, किसकी, दयाल दास की, ऑप्शन 5 नंबर। अब बैराट पुराण के रचनाकार कौन है, यानी कि बी का 4 नंबर, बैराट पुराण के रचनाकार कौन है, गोरखनाथ हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, इस तरह आप लोग लगाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल तो राठौड़ी रिख्यात को और बैराट पुराण दोनों को याद रखिएगा। और तो मैं आप लोग को याद ही करा दिया हूँ। कुछ प्रश्न मैं नए इसीलिए डाला हूँ ताकि आप लोग को एक भी प्रश्न इधर उधर ना जाना पड़े, भटकना ना पड़े किसी चैनल पे। अगर हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों के आप लोग नोट्स बना रहे हैं, अगर पूरा नोट्स बना लें 13,000 प्रश्नों का, इससे बाहर मैं गारंटी लेता हूँ कि 90% मैं यहीं से फंसा दूँगा, इससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं जाने दूँगा। अगर चले जाए भाई तो बात की बात है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं जाएंगे। पूरा मुझे कोशिश, उम्मीद और भरोसा है कि 90% यहीं से आएगा। सिद्धों की साधना में शून्य का मतलब क्या है बताइए। वज्र है,
या फिर चित्र है, या अग्नि है, या ज्ञान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिद्धों में शून्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है, याद रखिएगा, ज्ञान होता है। सिद्धों में शून्य का मतलब ज्ञान होता है। अब वज्रयानियों के अनुसार जैसे पानी में नमक मिलने की तरह क्या होता है? एक हो जाता है। उसी तरह जो है हठयोग में क्या होता है? यहाँ पे सिद्ध दिया है ना, नाथ नहीं दिया है, हठयोग नहीं दिया है, यानी कि जो सिद्ध होते हैं उनके द्वारा जो महासुख की दशा को क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। सिद्धों जो सिद्धि मिल जाती है तो जिस तरह नमक में पानी मिल जाता है उसी तरह आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है, ऐसा मानते हैं, सिद्ध मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउरबेल है, वर्ण रत्नाकर है, या उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, या कुवलय माला है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है? यहाँ पे व्याकरण ग्रंथ पूछा है। व्याकरण ग्रंथ किनका है? या दामोदर शर्मा का है। किनका है? दामोदर शर्मा इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? दामोदर शर्मा इज द राइट आंसर। राउरबेल किनकी रचना है? रोड़ा कवि की। किनकी है? रोड़ा कवि की। वर्ण रत्नाकर किनकी रचना है? रत्ना ठाकुर जी के। वर्ण और रत्न किनके पास हैं? ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी के पास। कुवलय माला किसकी रचना है? उद्योतन सूरी जी की रचना है। किनकी है? उद्योतन सूरी जी की रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की में और बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, काल क्रम के अनुसार, यानी कि यहाँ पे काल पूछा है, यानी समय के अनुसार लगाइए, सही क्रम लगाइए। कुवलय माला किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की। जस्ट मैं अभी बताया हूँ। यह किस सदी में है? 9वीं सदी में रचित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किनकी है? दामोदर शर्मा का व्याकरण ग्रंथ है। इसका जो है रचनाकाल कब है? 12वीं सदी है। राउरबेल किसकी रचना है? यहाँ बेल दिया है तो रोड़ा कवि की है। रोड़ा कवि की रचना यह जो है कब है? 11वीं सदी में है। एक बचा कीर्तिलता, और कीर्तिपता का कब है? 14वीं सदी की है। 1323 ईस्वी में, यानी 14वीं सदी की रचना है। तो इस हिसाब से 9वीं, इसके बाद हो जाएगा 11वीं, तब 12वीं, तब 14वीं, यानी कि कुवलय माला पहले और राउरबेल उसके बाद होना चाहिए। तो यहाँ कुवलय माला उसके बाद है नहीं, एक गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कुवलय माला, फिर राउरबेल मिल गया। तीसरे नंबर कौन? उक्ति व्यक्ति प्रकरण मिल गया। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? मैं बताया हूँ आप लोग को। तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है बिहारी, या ऑप्शन डी है विद्यापति। क्योंकि अभी आदिकाल ही चल रहा है तो आप लोग इसको तो कर ही ले जाएंगे कि मैं किन के बारे में पढ़ाया हूँ। सबसे पहले विद्यापति के बारे में ही पढ़ाया हूँ, अब तक बिहारी, तुलसी और सूरदास के बारे में तो पढ़ाया नहीं हूँ। इस तरह विद्यापति क्या हो जाएंगे? सही जवाब हो जाएगा। इन लोग का समय मैं थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। विद्यापति का समय कब है? 1350 से 1450 तक। कब है? 1350 से 1450 ईस्वी तक है। कौन? विद्यापति। तभी तो इनका 1323 में है कीर्तिलता। सूरदास कब से कब तक हैं? 1478 में इनका जन्म हुआ है। 1478 से 1583 तक है। कब है? 1583 ईस्वी तक है, यानी कि कितने? 105 वर्ष तक जीवित रहे हैं। कौन? सूरदास। बिहारी कब से कब तक हैं? 1595 से 1900 लिख दिया, 1595 से कब तक हैं? 1663 ईस्वी तक हैं। तुलसीदास कब से कब तक हैं? तुलसीदास का याद करना आसान है। इनको 1532 पहले लगा दीजिए और फिर सीधा इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 1500 से यहाँ पे 1600 चले जाइए, उल्टा 15 का 16 और 2 को आगे कर दीजिए, 3 को पीछे कर दीजिए, यानी 2 3 1623 तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? बताइए कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो नाथ नहीं है? सीधे से कहने के बाद बताइए। जालंधरी पाव, या भरथरी, या कणहपा, या चुड़कर नाथ? बताइए। मैं बताया हूँ कि नाथ में नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिद्ध में नाम क्या होता है? लास्ट में
जैसे हम लोग आप लगाते हैं अच्छा शब्द बनाने के लिए, उसी तरह सिद्ध लोग क्या लगाते हैं, पा लगाते हैं। पा लगाते हैं ताकि क्या है, उनको आदर सत्कार सम्मान दिया जा सके। तो यहाँ पे देखिए पा एक ही में है, कणपा, और तो किसी में है नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप यहाँ पे नहीं दिया है, कौन शामिल नहीं है, नाथ तो ये तीनों हैं, लेकिन ये क्या है, कणपा सिद्ध है। क्या है, सिद्ध है। 84 सिद्धों में सभी लोग के नाम के पीछे पा लगा है। इस तरह आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। नाम तो याद ना करिएगा सभी लोगों सबका, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि पहचान लीजिएगा, प्रश्न का सही उत्तर ढूंढ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखबानी नामक पुस्तक का संपादन किसने किया। गोरखनाथ की पुस्तक का संपादन गोरखबानी नाम से किसने किया। HPD जी ने किया, या भगीरथ मिश्र ने किया, या पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया, या किसी ने नहीं किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोरखबानी यानी गोरखनाथ की पुस्तक का जो गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। हिंदी प्रकाशन साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ इसका प्रकाशन, और लगभग गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर इसको क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद को छप्पयों का राजा कहा गया है। बताइए, शिव सिंह सरोज में कहा गया है, या फिर पृथ्वीराज रासो में कहा गया है, या मुंज रासो में कहा गया है, या इनमें से किसी में भी नहीं कहा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा शिव सिंह सरोज में। किसमें, शिव सिंह सरोज में क्या कहा गया है, चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। नक्सिक वर्णन किस में मिलता है, इसी में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं बल्कि काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ऐसा करने वाले कौन है, बताइए बताइए। पृथ्वीराज रासो के बारे में ऐसा कहने वाले कौन है। ऑप्शन ए मुनि जिन विजय हैं, ऑप्शन बी है राहुल सांकृत्यायन है, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन है, HPD जी हैं। कौन है, HPD जी। HPD इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में ऐसा कहने वाले कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। राहुल सांकृत्यायन का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, हिंदी काव्यधारा। राहुल सांकृत्यायन का इतिहास ग्रंथ कौन है, हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा है। यह कब रचित है, 1944 में। HPD का इतिहास ग्रंथ आप लोग जानते हैं, 3 में बताया हूँ। आदि, भूमि यानी कि भूमि क्या अदरक बोइए और क्या हो जाएंगे, 1000 रुपये किलो हो जाएंगी। और वो कब है, 1940 में, और 1952 में उनकी है। किनकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। थोड़ा एक ठो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, भूमिका है लिख दे रहा हूँ, इसे याद करिए। भूमिका आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, सब किनकी है। और हिंदी साहित्य का संवेदना और इतिहास किनकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तीनों है, थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूँ। भूमिका, आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और उद्भव व विकास। उद्भव व विकास किनका है, HPD जी का है। किनका है, HPD जी का है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कौन है, हिंदी साहित्य का अतीत। क्या है, हिंदी साहित्य का अतीत। यह कितने भागों में, 2 भागों में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सिद्धों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया है। बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है भाई। सहज साधना कहाँ सिद्ध करते हैं, वो तो बिल्कुल वज्रयानी है ना, बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं। चलिए दूसरा नहीं दिया है, यानी कि सॉरी सहज नहीं है। सहज तो भाई किनके लिए सहज है, सॉरी इस प्रश्न का यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, सिद्ध। यानी कि नाथ नहीं दिया है, सिद्ध दिया है। नाथ लोग जो हठ योग से करते हैं तो वो लोग जो कठिन परिश्रम करते हैं ना, ये लोग तो आराम से करते हैं, पत्नी के साथ करते हैं नाथ सिद्ध लोग।
सिद्ध लोग क्या है, यानी कि उनको सहज है भाई करना, यानी कि रस का उद्भव यानी विकास हुआ है। और क्या सिद्ध के बारे में इसमें नहीं दिया है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, बिल्कुल सही बात है। 84 सिद्धों में सबसे प्रथम कवि कौन है, सरहपा है, यह भी सही बात है, यह भी सही बात है। यहाँ पे नहीं दिया है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। दोहा तो बिल्कुल सबसे पुराना अपभ्रंश का है, सबसे पुराना क्या है, दोहा ही है। और चर्या पद यानी सबरपा क्या है, सबरपा नाम में ही है, सबरपा, यहाँ पा लगा यानी कि सिद्ध से रिलेटेड है। और चर्या पद उन्हीं का है, तो क्यों, शराब पीकर चार पैर दिखाई देते हैं, इन्हीं का है, बिल्कुल सही बात है। अभी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। पिंगल का मतलब होता है पस में बताया हूँ प्रेम, और प्रेम में तो है नहीं सिद्ध लोग, क्यों, क्योंकि आदिकाल किस में है, वीर में है। अब वीर में क्या है, वीर में क्या है, डिंगल है, पिंगल तो है नहीं, डिंगल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही नहीं होगा, और बाकी तो सभी है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यही नहीं है और सभी है, थोड़ा सा देखिए बदला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डिंगल शैली में कौन कौन सी भाषाएं, दो भाषाएं मिलकर बनी होती हैं। पहला तो अपभ्रंश आप लोग बता ले जाएंगे, दूसरा आप लोग बताइए राजस्थानी है या ब्रज है। अगला प्रश्न है कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है, बताइए। गोरखनाथ है, जालंधर नाथ हैं, या मत्स्येंद्र नाथ हैं, या गोपी चंद्र हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन, मत्स्येंद्र नाथ। कौन है, मत्स्येंद्र नाथ। कौन है, मत्स्येंद्र नाथ। और इसका संपादन किसने किया, कौल ज्ञान निर्णय का संपादन यानी काट छाट किसने किया, प्रबोध चंद्र बागची ने। किसने, प्रबोध लिख दे रहा हूँ इस बार, पीछे मैं नहीं लिखा हूँ तो इस बार लिख दे रहा हूँ, प्रबोध चंद्र बागची। लिखने में कोई कोताही नहीं करूँगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आप लोग को याद हो जाए, प्रबोध चंद्र बागची जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, किस रचना में अपभ्रंश है। खुमाड़ रासों में है, या ढोला मारू राधुआ में है, या भरतेश्वर बाहुबली रास में है, या जय मयंक जस चंद्रिका में है। आप बताइए खुमाड़ रासो किसकी रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, ढोला मारू राधुआ किसकी रचना है, जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसमें, बाहुबली यानी कि साली में नहीं है, यानी कि भरतेश्वर बाहुबली रास यानी कि साली भद्र सूरी। साली भद्र सूरी। साली जी कहते हैं भाई मेरी रचना आप भ्रंश में ना करो, मैं अपने मन की रानी हूँ, मैं अपने मन की करूँगी। मतलब भरतेश्वर बाहुबली रास हैं तो पुरुष, लेकिन मतलब नाम ऐसे ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी हो जाएगा। खुमाड़ रासो किसकी रचना है, दलपति विजय की है। खुमाड़ कहाँ चढ़ता है, दिल पे चढ़ता है, यानी दिल से हो गया दल, दलपति विजय। याद है ना ट्रिक आप लोग को। ढोला मारू राधुआ किसकी रचना है, कल्लोल कवि की है। किसकी है, कल्लोल कवि की। इसको आप लोग याद रखिए, आगे मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा आप लोग को। भरतेश्वर बाहुबली रास किसने, साली भद्र सूरी की। जय मयंक जस चंद्रिका। चंद्रिका मतलब अंगूठी, और मयंक किन को पहनाते अंगूठी, मधु को, यानी कि मधुकर कवि। यह किसकी रचना है, मधुकर कवि की रचना है। ये कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप लोग को याद भी हो जा रहा है। और जो गणपति चंद्र हैं साली भद्र सूरी को क्या मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। कौन, गणपति जी अपनी साली को क्या मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि। ट्रिक है, हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं, गणपति मानते हैं, गणपति चंद्रगुप्त। कौन, गणपति चंद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, सिद्ध का है, या नाथ का है, या जैन का है, या रास का है, बताइए। चारण साहित्य, इसका सही जवाब हो जाएगा रास का है। रासों का दूसरा नाम क्या है, चारण है। क्या है, चारण साहित्य नाम है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा आदिकाल में आप लोग देखेंगे ज़्यादा ज़्यादा जैसे परमाल रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाड़ रासो, बीसल देव रासो, ज़्यादा क्या है, रासो से रिलेटेड है। और चारण काल का ही तो नाम आदिकाल है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल को ही तो आदिकाल नाम दिया, इसीलिए तो क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा, बताइए। जहाँ भी बात आ जाए सिद्धि की वहाँ पे कौन आ जाएंगे, सांकृत्यायन जी।
पहला ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है राम कुमार, चौथा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं बताया पूरे हिंदी साहित्य में जहाँ भी सिद्ध शब्द आ गया वहाँ तुरंत आंख मूंद कर राहुल जी को लगाइए, यानी राहुल सांकृत्यायन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन इज़ द राइट आंसर। आदिकाल को और किन लोगों ने क्या कहा? आप लोग बताइए। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? और आप लोग बताइए शुक्ल जी ने क्या कहा आदिकाल को? और आप लोग बताइए ग्रियर्सन जी ने क्या कहा आदिकाल को? आदिकाल को ग्रियर्सन जी ने चारण काल कहा। राम कुमार वर्मा यानी कि राजकुमार लोग या तो लड़ाई कर लेते थे या तो संधि कर लेते थे, तो यानी कि संधि एवं चारण काल किसने कहा? इसने राम कुमार या राजकुमार ने कहा संधि एवं चारण काल। और शुक्ल जी ने क्या कहा आदिकाल को? वीरगाथा काल कहा। इसमें ज़्यादा युद्धों का वर्णन होता था इसलिए क्या वीरगाथा काल है। राहुल सांकृत्यायन ने कहा सिद्ध सामंत काल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में क्या उपलब्ध नहीं है? बताइए क्या चीज़ नहीं है? जैन नहीं है, या सिद्ध नहीं है, या नाथ नहीं है, या सिख साहित्य नहीं है। मैं अब तक आदिकाल के बारे में पढ़ाया हूँ तो सिद्धों के बारे में बताया हूँ, नाथों के बारे में बता चुका हूँ, जैन के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन सिख के बारे में कहाँ एक बार भी जिक्र नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिख साहित्य नहीं है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? शांत है, हास्य है, करुण है, या वीर है? शुक्ल जी ने वीरगाथा काल आदिकाल का नाम ही तो रखा कि आदिकाल में क्या सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ वर्णन यही सब होता है, युद्ध, तो क्या हो जाएगा? वीर ही होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बताइए। पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्रसूरी को, या स्वयंभू को? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? दंत को भभूति, यानी कि भभूति। दंत से क्या खाते हैं हम लोग? भभूति खाते हैं, यानी दांत से, तो भभूति से हो गया हिंदी का भवभूति। भवभूति किनको कहते हैं? पुष्पदंत को कहते हैं। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। शालिभद्रसूरी की रचना कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास है। क्या है? भरतेश्वर। शालिभद्रसूरी की रचना कौन है? भरतेश्वर बाहुबली। जहाँ भाई शाली जी आ गई वहाँ क्या है? बाहुबली। भरतेश्वर बाहुबली रास है। धनपाल के पुस्तक का नाम है भविष्यत कहा। स्वयंभू की पुस्तक का नाम क्या है? पौमचरियु। अब पुष्पदंत की रचना का नाम क्या है? तोड़ाई कुमार है, एक महापुराण है। चलिए अगला प्रश्न है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा? बताइए किसने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा? बताइए। साहित्य का प्रारंभिक का मतलब ही हो गया कि आदिकाल को किसने वीरगाथा काल कहा? ग्रियर्सन ने कहा, या शुक्ल ने कहा, या राहुल सांकृत्यायन ने कहा, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शुक्ल जी ने क्या कहे? आदिकाल को वीरगाथा काल कहे हैं। और समय सीमा कब माने हैं? बताइए आप लोग। 1050 से 1375 विक्रमी संवत माने हैं। कब माने हैं? 1050 से 1375 और वो भी किस में? विक्रमी संवत में माने हैं समय। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? आदिकाल को चारण काल कहा, सिर्फ चारण काल कह के छोड़ दिया। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। सिद्ध सामंत काल का। राम कुमार वर्मा ने क्या किया? भाई राजकुमार लोग हैं या तो संधि कर लेते थे या फिर क्या है बातें कर लेते थे या तो फिर लड़ाइयाँ कर लेते थे। संधि एवं चारण काल दोनों किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने कहा। अगला प्रश्न है तो साथियों आज का हम लोग का यहीं तक प्रश्नों की श्रृंखला रही है। कल फिर मैं नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग के साथ प्रस्तुत होऊंगा। एक नई प्रश्नों की श्रृंखला, बहुत बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आप लोग लगे रहिए और साथ ना छोड़िएगा साथियों। हमारे चैनल का दामन पकड़े रहिएगा साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को, ताकि हमारे छोटे परिवार को बड़ा परिवार के रूप में परिवर्तित करने में आपकी अहम भूमिका हो।
तो साथियों ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग आज के लिए मैं इतना ही अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। साथियों अपने आर के सर को इजाज़त दे दीजिए। धन्यवाद।